नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेस में। आज हम पीजीटी का पेपर 1 का जो है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। इस मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पहले मैंने पेपर 1 का एक ऑलरेडी मॉक टेस्ट बना दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सभी को पता है, अगर एचपीपीएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करेगी क्लास 3 का, तो उसमें 2 पेपर रहने वाले हैं। जो पेपर 1 है वो कॉमन पेपर है, तो पेपर 1 का ही जो है मॉक टेस्ट करने वाले हैं। मान लीजिए आपने अगर माइनिंग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर वो वाले एग्जाम भी भरे, तब भी आपके लिए ये जो पेपर है हेल्पफुल रहने वाला है। तो पेपर 1 में टोटल हमसे 50 क्वेश्चन पूछेंगे, 1 घंटे का हमें टाइम मिलेंगे, साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। और ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो पेपर 2 से बनेगी। और पेपर 2 का जो पीजीटी का सिलेबस है, हाल फिलहाल में जो है एचपीपीएससी ने वो भी बता दिया। और काफी वास्ट सिलेबस है। अगर पीजीटी की बात करूं, 80 तो सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा और 20 का जो है 20 मार्क्स वो आपके बीएड से रिलेटेड आएंगे। तो काफी वास्ट सिलेबस बता रखा है पीजीटी के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। तो पेपर 1 पे ज्यादा टाइम हमने वेस्ट नहीं करना है, मगर टाइम जरूर देना है, क्योंकि इसे भी क्वालिफाई करना है, तभी पेपर 2 जो है आपका चेक होगा। तो पेपर 1 का मॉक टेस्ट करते हैं। इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए, खुद अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, देखिए कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, कहाँ जो है आपको प्रॉब्लम आ रही है। हिमाचल जीके में प्रॉब्लम है, हिंदी में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, करंट अफेयर में प्रॉब्लम है। जिस जगह प्रॉब्लम आ रही है उस पर वर्क कीजिए, और जो है एग्जाम में डेफिनेटली आप जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। पेपर 1 तो क्वालिफाई कर लेंगे, बाकी मेरिट तो पेपर 2 से ही बननी है। तो वो मेन जो है तैयारी उसकी रखनी है, पेपर 1 छोड़ना नहीं है फिर भी, ठीक है। पेपर 1 के लिए मैंने आपके लिए पूरा स्टडी मटेरियल बना रखा है। अगर आपको बाय भी करना होगा, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, 7018186561। पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस है, जिसके बाहर आपको देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। 20 जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट में मैंने उसमें आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप डिटेल ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है, इनकरेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मगर बेसिक क्वेश्चन में आपको फंसाने की पूरी कोशिश की है मैंने। आप जो क्वेश्चन है उसका लेवल देखोगे कितना हाई लेवल नहीं है, फिर भी आपसे गलत हो रहे होंगे। तो देखिए कैसे क्वेश्चन डालें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है, हमें गलत बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या है, पंजाब स्टेट टचेज द हाईएस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। जो पंजाब है वो हिमाचल की सबसे ज्यादा जिलों को, यानी 5 जिलों को जो है टच करता है। हाँ, ये तो सच है। अब इसमें आपको जो है डिस्ट्रिक्ट बता रखी है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। सोलन को, हम बिलासपुर को, ऊना को, कांगड़ा को और हमीरपुर को। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट को जो है पंजाब टच करता है, इसमें ये कह रहा है। सेकंड देखिए स्टेटमेंट, कांगड़ा और जो मंडी है ये सबसे ज्यादा 6 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है टच करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमें ये दे रखिए। थर्ड देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट क्या रखिए, चंबा एंड ऊना टचेज द बाउंड्री विथ मिनिमम 2 डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे कम जो डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं वो चंबा एंड ऊना है, यानी 2 डिस्ट्रिक्ट को ही टच करते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट आपने देखी, बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है, फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 एंड 3। पहली स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, जो कांगड़ा और मंडी है ये जो है सेंटर में आते हैं हिमाचल के। एक तरह से वैसे मंडी और कुल्लू आते हैं, मगर कांगड़ा और जो मंडी है ये भी सेंटर में ही है, और ये 6 डिस्ट्रिक्ट को जो है टच करते हैं हिमाचल की सबसे ज्यादा। और उसके बाद जो चंबा और ऊना है ये 2 डिस्ट्रिक्ट को क्या टच करते नहीं करते, चंबा और सिरमौर करते हैं। यहाँ ऊना की जगह क्या सिरमौर होना चाहिए था। चंबा और सिरमौर जो है वो सबसे कम 2 डिस्ट्रिक्ट को जो है टच करते हैं। अब इसमें लिखा था फर्स्ट स्टेटमेंट में पंजाब जो है सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, हिमाचल की 5 डिस्ट्रिक्ट को। अब डिस्ट्रिक्ट के नाम क्या दिए थे, सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर। तो हमीरपुर यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर कौन सा होना चाहिए था, चंबा होना चाहिए था। सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा का जो है पंजाब टच करता है। तो देखिए बेसिक मैप का क्वेश्चन था, मगर अगर इसमें भी फंस गए हो तो ऐसा है, बेसिक जो है आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। उसके लिए पूरा जो है स्टडी मटेरियल मैंने आपके लिए बना रखा है, अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट बना रखे, जिससे जो है आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज नॉट फाउंड इन चंद्रा वैली। अब निम्न में से कौन सा ग्लेशियर जो है चंद्रा घाटी में नहीं पाया जाता। तो बताइए चंद्रा घाटी में कौन सा जो है ग्लेशियर नहीं मिलता। आपकी चंद्रा और भागा घाटी है लाहौल स्पीति में, वहां पर कुछ ग्लेशियर्स मिलते हैं, तो उसी में से आपके चंद्रा वाले जो है आपको बताने हैं, और चंद्रा में जो नहीं मिलता वो आपको इसमें से जो है छांटना है। तो चंद्रा में बताइए कौन सा नहीं मिलता, कुल्टी, सामुद्री, शिफ्टिंग या गैंगस्टांग। तो बताइए सेकंड का राइट आंसर क्या है, सेकंड का जो राइट आंसर है वो है गैंगस्टांग। तो चंद्रा वैली में कौन सा ग्लेशियर नहीं मिलता, गैंगस्टांग नहीं मिलता। कुल्टी भी मिलता है, सामुद्री भी मिलता है, शिफ्टिंग भी मिलता है, एक छोटा शिगड़ी है वो भी मिलता है,
गेफांग भी मिलता है, ठीक है, ये चंद्रा वैली में। भागा वैली में कौन से मिलते हैं? मुकिला ग्लेशियर हो गया, मिलांग हो गया, लेडी ऑफ केलोंग हो गया, गैंगस्टांग हो गया। ये कहाँ से मिलते हैं? ये भागा वैली में मिलते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मगर जो है डिफिकल्ट है। अगर ढंग से तैयारी नहीं की तो इन क्वेश्चन में जरूर फंसोगे। थर्ड देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर 4 जो है लेक्स बता रखी है, आपको बताना है इनमें से कौन सी रिवाल्सर के टॉप में नहीं है। रिवाल्सर कहाँ पड़ता है? मंडी में, और उसके टॉप पे जो है 7 लेक्स हैं। तो इनमें से आपको बताना है 4 तो यहाँ बताइए, इनमें से कौन सी जो है रिवाल्सर के टॉप पे नहीं है। कुंतभ्योग, कालासर, सुखसर, श्रेयोलसर। तो बताइए कौन सी जो है रिवाल्सर के टॉप में नहीं है। थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। 1 2 3 जो है ये रिवाल्सर के टॉप में है, और सियोलसर जो है ये रिवाल्सर के टॉप में नहीं है। सिरोलसर आपने सुना होगा, यहाँ पर जलोड़ी पास से होकर जाते हैं, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, मंडी में तो है ही नहीं। तो ये आपका जो है इसमें फोर्थ वाला नहीं होगा। बाकी तीनों जो है रिवाल्सर टॉप में मिलती है, कुंतभ्योग भी, कालासर भी, सुखसर भी। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड ट्राउट फिश इन पब्बर आंध्रा स्ट्रीम नियर गाशवानी विलेज। तो इनमें से किसने गाशवानी गांव के पास पब्बर और आंध्रा स्ट्रीम में ट्राउट मछली की शुरुआत की थी? तो बताइए किसने जो है ट्राउट फिश की जो है शुरुआत की थी, यानी इंट्रोड्यूस किया था कहां पर? पब्बर और जो आंध्रा स्ट्रीम है। अब पब्बर और आंध्रा स्ट्रीम किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो इनमें जो है ट्राउट फिश जो है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? जीसी बांस ने, मिस्टर ग्लोवर ने, बंसी लाल ने, या नन ऑफ द अबव ने? तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है मिस्टर ग्लोवर। तो जो मिस्टर ग्लोवर थे इन्होंने ट्राउट फिश जो है इंट्रोड्यूस की थी कहां पर? पब्बर और आंध्रा स्ट्रीम में नियर गाशवानी विलेज। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन डालने की कोशिश की है, इजी तो सब कर लेते हैं, जो डिफिकल्ट करेगा वही जो है अच्छे मार्क्स लेके आएगा या फिर क्वालिफाई करेगा। वैसे तो क्वालिफाई करना है, अच्छे मार्क्स से हमारा लेना देना नहीं है। पेपर 2 जो है वो आपके लिए मैटर करता है अगर पीजीटी का आप एग्जाम दे रहे हो, मगर फिर भी क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा, तभी चेक होगा। तो देखिए क्या आप इस लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। डालने को इजी भी डाल सकता हूँ कि हाँ मिंजर मेला कहाँ लगता है? चंबा में लगता है। तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो तो सबको ही आता है। अगर वो वैसे क्वेश्चन आ गए तो आप क्वालिफाई कर लोगे, मगर कहीं डिफिकल्ट गलती से डाल दिया, और आप सबको पता है इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई है 550, और ये वैकेंसी 5-6 साल में आती है। 5-6 साल में अगर अभी आई है तो अगले 5-6 साल बाद इतनी जो है वैकेंसी आएगी। तो अगर चांस मिल रहा है तो इसको छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि फिर आपको पता है काफ़ी लंबे टाइम बाद इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ईजी तो सब करोगे, मगर हमने जो है डिफिकल्ट करना है। गलती से डिफिकल्ट पेपर अगर आ गया तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। लिस्ट 1 और लिस्ट को जो है आपको यहाँ मैच करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमें पासिस बता रखे हैं। जलोड़ी पास दी है, तामसर पास हो गया, छोबिया पास हो गया, पादरी पास हो गया। आपको इन्हें मैच करना है कि कहाँ पर जो है, ठीक है, प्लेसेस में आपको बताना है। तो जलोरी पास कहाँ पर है? जलोरी पास जो है आउटर सिराज को इनर सिराज से मिलाता है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ रखा है कि कोई एग्जाम पीछे दिए होंगे उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। पादरी कहाँ है? ये चंबा को जम्मू से जोड़ता है, जम्मू का जो भद्रवाह है, ठीक है। तो ये आपके जो है 2 तो आपको पता ही होंगे। अब तामसर देखिए, तामसर किसको जोड़ता है? कांगड़ा को बड़ा बंगाल से। छोबिया जो है वो लाहौल को भरमौर से। ये चारों ही आपके जो है सही क्रम में दे रखे, सही प्लेस में दे रखे हैं, ठीक है। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, ऊपर नीचे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 कहाँ लिखा है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी में लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सारे जो है आपके सामने ही दे रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स क्वेश्चन क्या है। तिलांगी सिलेक्शन एंड रिब्बा सिलेक्शन आर लोकल वेराइटीज ऑफ विच नट्स। तो तिलांगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन किस नट की स्थानीय किस्म है? तो आपको बताना है किसकी वैरायटी है तिलांगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन। क्या चिलगोजा की वैरायटी है, एप्रिकोट की है, रेजिन्स की है, या एलमंड्स की है? तो सिक्स का राइट आंसर क्या है? सिक्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एलमंड्स, ठीक है। बादाम जो होते हैं, तो बादाम की किस्में है तिलांगी सिलेक्शन एंड रिब्बा सिलेक्शन। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन है, वेयर इज द फेमस की मोनेस्ट्री लोकेटेड। तो प्रसिद्ध की मठ कहाँ स्थित है? तो बताइए जो की मोनेस्ट्री है वो कहाँ पर है? केलांग में है, उदयपुर में है, सांगला में है, या काजा में? अब की मोनेस्ट्री बोलूंगा तो सब बोलेंगे हाँ लाहौल एंड स्पीति में है, मगर अगर आपसे प्रिसाइसली पूछे कि लाहौल स्पीति में भी कहाँ पर है, तो बताइए की मोनेस्ट्री कहाँ है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचना कि हाँ बस डिफिकल्ट बनाने के लिए डाल रहा हूँ। क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। मैं मैक्सिमम जो है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन ही डालने की कोशिश करता हूँ, मगर हाई लेवल के। तो देखिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, क्या कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। की मोनेस्ट्री कहाँ पर है बताइए? लाहौल स्पीति में तो है, मगर हमें प्रिसाइसली पूछा है केलांग में है, उदयपुर में है, सांगला में है, काजा में है। सेवंथ का राइट आंसर क्या है? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है काजा। तो जो की मोनेस्ट्री है लाहौल स्पीति के काजा में, ठीक है, काजा में है। अब काजा कहाँ पड़ता है? स्पीति में पड़ता है, ठीक है। लाहौल जैसे लाहौल एंड स्पीति है, एक साइड लाहौल है एक साइड स्पीति है, तो स्पीति में जो है काजा आता है, वहाँ पर की मोनेस्ट्री है। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। एट्थ देखते हैं, एट्थ क्या है? मैच लिस्ट
विथ लिस्ट 2। अब यहाँ पर आपको जो है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मिलाना है। तो एक जगह हमें शिवालिक दे रखे हैं, मिडल हिमालयस दे रखे हैं, ट्रांस हिमालयस दे रखे हैं। अब इसमें हमें बताना है कौन से एरियाज आते हैं। तो ट्रांस हिमालयस सबको पता है सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है वो आपके ट्रांस हिमालयस में आते हैं। तो ट्रांस हिमालयस में इनमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है? पांगी वैली है। फिर शिवालिक है, शिवालिक आपके जो डाउन वाले जैसे ऊना हो गया, ऊना पूरा शिवालिक में आता है। तो जो डाउन हिल्स होती हैं, बल जो है वो आपकी डाउन में आती है, ठीक है। तो शिवालिक में जो है बल वैली आएगी। तो दो भी बताओगा, ए का क्या होना चाहिए था? ए का 3 होना चाहिए था, और सी का क्या होना चाहिए? सी का 2 होना चाहिए। तो ए का 3 और सी का 2, देखते हैं कहाँ पर दिया है, ए का 3 और सी का 2। यहीं से आप जो है आंसर बता सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन क्या है? राजा संसार चंद फेल इन लव विद अ गर्ल बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। तो राजा संसार चंद को निम्न में से किस जनजाति की लड़की से जो है प्यार हो गया था? तो संसार चंद को किससे हुआ था? नोखू से। नोखू कौन सी जो है ट्राइब की थी? वो गद्दी थी, ठीक है। गद्दी जो थी, गद्दन बोलते थे, गद्दन थी जिससे उन्हें प्यार होता, जिसका नाम नोखू था। तो कौन सा होगा आंसर इसका? ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, गद्दीस, ठीक है। तो संसार चंद को प्यार किससे होता? नोखू से होता, जो कि एक गद्दन थी। तो कौन सी ट्राइब की थी? गद्दी की थी, ठीक है। 9th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला। तो 10 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब दो स्टेटमेंट्स हमें दे रखी है, इसमें से हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सी, यानी गलत कौन सी है। तो पहले पढ़ लेते हैं, रघुनाथ जी की जो मूर्ति थी उसे 1651 में जो है राजा जगत सिंह स्वयं बनारस से लाए थे। सेम बोल रहा है, कांगड़ा में के बैजनाथ में जो है कस्बे में दशहरा बड़े उत्साह से मनाया जाता है। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है? 10th का राइट आंसर क्या है? 10th का जो राइट आंसर है वो है ऑल। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अब जो रघुनाथ जी की मूर्ति थी वो बनारस से यानी अयोध्या से कौन लाए थे? वो लाए थे दामोदर दास, ठीक है। जो राजा जगत सिंह थे वो खुद नहीं लाए थे। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। फिर बोल रहे हैं दशहरा जो है बैजनाथ में मनाया जाता है, बल्कि बैजनाथ में दशहरा नहीं मनाते, ठीक है। बैजनाथ में कभी भी दशहरा नहीं मनाते। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, अगर मौका मिले तो वो पढ़ना, बुकों में भी मिल जाएगी या फिर यूट्यूब में सर्च करना, वहाँ भी आपको मिल जाएगी कि बैजनाथ में जो है दशहरा नहीं मनाया जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वेर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ HHSRC इन 1947 रिस्पेक्टिवली। तो HHSRC है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। तो इसके जो है लीडर आपको बताना है कि हाँ इसमें जो है लीडर और जनरल सेक्रेटरी किससे बनाया गया था, ठीक है। एक तरह से प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी किससे बनाया गया था? HHSRC का 1947 में। तो किससे बनाया गया था? वाई.एस. परमार एंड पदम देव, पूर्णानंद एंड पदम देव, वाई.एस. परमार एंड शिवाराम रामौल, या पादम सव एंड वाई.एस. परमार। तो बताइए जो HHSRC थी यानी हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल, इसका मार्च 1947 को जो है प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी किससे बनाया गया था? 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है वाई.एस. परमार एंड पदम सिंह, यानी जो प्रेसिडेंट था वो वाई.एस. परमार को बनाया गया था, यशवंत सिंह परमार को, और जनरल सेक्रेटरी जो है पदम देव को बनाया गया था। 11th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 12 देखते हैं, हुज फिगर इज फाउंड ऑन द कॉइन्स ऑफ द कुलिंदास। तो यहाँ पर आपको बताना है जो कुलिंदाओं के जो सिक्के होते थे उसमें किसकी आकृति पाई जाती थी। तो कुलिंदास के जो सिक्के थे उसमें कौन सी फिगर बनी होती थी? सरस्वती विद द वीणा, विष्णु विथ लोटस, शिवा विथ त्रिशूल, या इंद्रा विथ वज्रा। तो बताइए जो कुलिंदास के जो सिक्के होते थे उसमें किस चीज़ की जो है आकृति बनी हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है शिवा विथ त्रिशूल। तो शिवा विथ त्रिशूल जो है उनकी जो है आकृति बनी होती थी कुलिंदास के सिक्कों में। तो 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 13 देखते हैं, 13 क्वेश्चन क्या दे रखा है? विच लीडर ऑफ द गदर मूवमेंट वॉज सेंटेंस टू डेथ इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस विच वॉज लेटर कन्वर्टेड इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो कहना चाहता है गदर आंदोलन के किस नेता को लाहौर षड्यंत्र मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी जिसे बाद में जो है आजीवन कारावास में बदल दिया गया था? तो बताइए कौन थे गदर पार्टी के सदस्य जिन्हें जो है लाहौर षड्यंत्र केस में पहले तो क्या है मौत की सजा देते हैं, बाद में उसे चेंज करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल देते हैं। तो कौन थे? मराठा दास थे, हरदेव थे, हृदयाराम थे, या मियाँ जवार सिंह थे? तो 13 का राइट आंसर क्या है? 13 का जो राइट आंसर वो है हृदयाराम, ठीक है। तो हृदयाराम थे, ये गदर पार्टी के सदस्य थे जिन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में जो है पहले मौत की सजा सुनाई जाती है, बाद में जो है उसे चेंज करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जाता है। जब आप हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको जो है फ्रीडम स्ट्रगल वो भी मिलेगा, तो उसमें जो है ये सारी चीजें जो है बता रखी है। 14 देखिए, 14 देखिए, अब यहाँ पर आपको जो है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। अब ये विजिटर्स होंगे या इन्वेडर्स हैं, इनको आपको ईयर बताना है कौन सी ईयर से एसोसिएटेड है। जैसे अहमद शाह दुरानी थे, इन्होंने जो है 10 बार मुगलों पे वार किया था, उनकी कमर तोड़ दी थी, फिर मुगलों का जो
है डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। अदीना बेग खान है, अगर सच्ची बोलूँ मुझे याद नहीं आ रहा कि हाँ अदीना बेग खान कौन है, चलो छोड़ो। मूरक्राफ्ट देखते हैं, हाँ मूरक्राफ्ट तो है विजिटर है, ये आए थे हिमाचल, कब आए थे 1820 में आए थे। फिर उसके बाद विग्ने आते हैं, विग्ने कब आते हैं, अगर उसके बाद की डेट देखिए तो कौन सी दे रखी है 1839 दे रखी है। तो अगर दो भी पता है तब भी आंसर बता सकता हूँ, ठीक है। सी का क्या 4 होना चाहिए था, डी का जो है 2 होना चाहिए था। देखते हैं कहाँ दिया है, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऊपर के दो चाहे आपको पता भी नहीं है तो थोड़ा सा भी पता होगा तब भी आंसर निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि हर बार क्वेश्चन पूरा आपको पता होगा, मगर अगर कुछ भी रिलेट कर पाओगे तब भी आंसर फाइंड कर पाओगे। अब यहाँ देखिए अहमद शाह दुरानी कब आए थे 1752 और अदीना बेग खान 1758। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 15 क्वेश्चन जो है हिमाचल जीके के पूछेंगे, अगर डिफिकल्ट भी पूछते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अच्छी तैयारी करनी है हमने। बाकी मेन आपका पेपर 2 है, मैं फिर से बता रहा हूँ पेपर 2 का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट इन्होंने दे रखा है। तो पेपर 1 की अगर आपको टेस्ट सीरीज भी लेनी होगी तो नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया, वहाँ पर मैंने 20 मॉक टेस्ट डाल दिए, आने वाले टाइम में और भी डाल सकता हूँ। बाकी अगर स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, अगर नहीं लेना होगा तो मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। 15 देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राजा बगाट स्टेट वॉज लैप्स्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इनमें से किस राजा की मृत्यु के बाद बगाट राज्य हड़प नीति के तहत जो है खत्म कर दिया गया था। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी जो है नीति थी, ये आपकी डलहौजी की नीति थी, ठीक है। तो डलहौजी ये जो है नीति लाए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अंडर क्या होता था, इसके अंडर जैसे कोई राजा है उसका कोई पुत्र नहीं होता और वो मर जाता है तो उसकी जो रियासत है वो अंग्रेजों को मिल जाती थी, तो उसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते थे। और हिमाचल की एकलौती ऐसी रियासत थी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति है इसके तहत जो है अंग्रेजों को मिल गई थी। तो कौन सी थी, राजा ऑफ बगाट, यानी बगाट जो थी वो थी रियासत जो है अंग्रेजों को मिल गई थी, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत। तो आपको बस राजा पूछ रहे कौन से राजा की डेथ हुई थी जिससे जो है ये बगाट अंग्रेजों को मिल गया था। तो दलीप सिंह थे, उमेद सिंह थे, विजय सिंह थे या दुर्गा सिंह थे। तो 15 का राइट आंसर क्या है, 15 का जो राइट आंसर है वो है विजय सिंह। तो विजय सिंह इसका राइट आंसर है। विजय सिंह जो है बगाट के राजा होते थे और उनकी मृत्यु हो जाती है, इनका कोई भी पुत्र नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंग यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के अकॉर्डिंग जो है उनका रियासत जो है अंग्रेजों को मिल जाती है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, और एक लौती ऐसी रियासत थी, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो ये सारे हमारे हिमाचल जी के क्वेश्चन थे। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या है, ये हमारे हिंदी के स्टार्ट हो गए। चलिए 16 देखते हैं। निम्न से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है। अब आपको अल्पप्राण बताना है, ठीक है। हिंदी भी आपसे पूछी जाएगी, 10 क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है, तो ऐसे अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अब अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, वो आपको बताना चाहिए, तभी आप आंसर बता पाओगे। अब अल्पप्राण क्या होते हैं, जिसमें जैसे हवा आपकी मुंह से कम निकल रही है। महाप्राण वाले जो वर्ड होते हैं उनको बोलने के लिए ज्यादा हवा निकलती है। तो अल्पप्राण देखते हैं कौन से, क ग है, ट ठ ब भ थ छ। तो देखिए ट ठ ब भ त छ, इन्हें बोलने में ज्यादा हवा निकल रही, क ग में आपकी नहीं निकल रही, तो ये आपके अल्पप्राण हो गए। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। हर एक टॉपिक पढ़ना है, संधि हो गया, समास हो गया, यही एग्जाम में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला है ऊंचाई शब्द में आपको संज्ञा बतानी है। तो संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। तो ऊंचाई देखिए बोलने से पता लगे कोई भाव आ रहा है तो ये भाववाचक संज्ञा है आपकी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 18 देखते हैं, निम्न में से तद्भव शब्द बताइए। अब एक तद्भव होते हैं और एक तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। तद्भव पूछा है इसमें, तो इसमें तद्भव में क्या होता है, संस्कृत से हिंदी में लाते हैं कुछ चेंज करके, उन वर्ड्स को हम तद्भव बोल देते हैं। तो तद्भव बताना है आपको कौन सा है, चना है, आशीष है, काया है, गिद्ध है। तो 18 का राइट आंसर क्या है, 18 का जो राइट आंसर है वो है चना। तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, चना है। तो एक बार तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, उनको देख लेना, एग्जाम में आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि पीछे जो एचपीपीएससी के एग्जाम हुए उनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने उसी के टाइप का क्वेश्चन जो है मॉक टेस्ट में डाल दिया, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि तद्भव तत्सम ऐसे भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये नहीं कि हाँ ईजी देने की कोशिश करेंगे, मैं पीछे के पैटर्न फॉलो करके जो है मॉक टेस्ट बनाता हूँ, तभी इतने बच्चे जो है देखते हैं। कभी भी यूट्यूब के चैनल पर जाकर देखना, हमारी मॉक टेस्ट की प्ले लिस्ट होगी, उसमें कितने बच्चे जो है हमारे मॉक टेस्ट देखते हैं, 10-10 20-20 हज़ार बच्चे देखते हैं। तो सोचे देने वाले कितने होंगे, और सारे ही देख रहे हैं, तो मतलब कुछ अच्छा ही बना रहे हैं आपके लिए। कि जो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, डाउनलोड करके अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद जो है वीडियो देखना और एक बार स्कोर अपना कमेंट में बताना कि कैसा आपको मॉक टेस्ट लगा, कितना आपका स्कोर बन रहेगा। और हार्ड चाहिए तो और हार्ड बनाऊंगा, इजी चाहिए तो इजी भी आपके लिए जो है यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट में लाऊंगा। 19 देखिए, निम्न में से विकल्पों में से आपको सही विलोम चुनना है। अब विलोम बताइए निरुद्ध का, ठीक है, निरुद्ध का आपको जो है विलोम बताना है, यानी अपोजिट बताना है। विरुद्ध होगा, अवरुद्ध होगा, सरुद्ध होगा या अनिरुद्ध होगा। तो निरुद्ध क्या होता है, सबसे पहले निरुद्ध पता है, निरुद्ध मतलब रोका हुआ, ठीक है, रोकना किसी को, ठीक है टाइप ना। तो इसका जो अपोजिट है वो क्या होगा, बताइए। यहाँ पर विरुद्ध है, अवरुद्ध है, सरुद्ध है या अनिरुद्ध है। 19 का राइट आंसर क्या है, 19 का जो राइट आंसर है वो है अनिरुद्ध।
निरुद्ध का जो अपोजिट यानी विलोम होगा वो अनिरुद्ध है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 20 देखते हैं, वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है। अब आपको वस्त्र का जो है पर्यायवाची नहीं बताना है, 3 तो होंगे और 1 नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अंबर नहीं है, पट नहीं है, पवी नहीं है, परिधान नहीं है। तो बताइए 20 का राइट आंसर क्या है? 20 का जो राइट आंसर है वो है पवी। पवी जो है वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है, अंबर भी है, पट भी है, परिधान भी है, ठीक है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी, पवी जो है पर्यायवाची नहीं है वस्त्र का। 21 देखिए, भाषण देने में चतुर, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अब आपको एक शब्द बताना है किसके लिए? भाषण देने में जो चतुर है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्पुट, वाग्मी, भाषणविद या राजनेता। तो बताइए भाषण देने में चतुर, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? 21 का राइट आंसर क्या है? 21 का जो राइट आंसर है वो है वाग्मी। जो भाषण देने में चतुर होता है उसे क्या बोलेंगे? वाग्मी बोलेंगे। 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 22 देखते, इनमें से अशुद्ध शब्द है, तो आपको इसमें से जो है अशुद्ध बताना है कि हाँ इनमें से जो है अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो बताइए कौन सा है? रचयिता है, दृष्टिव्यय है, अनुग्रहित है या वधु है। तो बताइए यहाँ पर आपको 4 जो है वर्ड दे रखे, इसमें जो है आपको अशुद्ध बताना है, यानी स्पेलिंग किस में गलत है। तो बताइए रचयिता की स्पेलिंग गलत है, दृष्टिव्यय की गलत है, अनुग्रहित की गलत है या वधु की गलत है। तो 22 का राइट आंसर क्या है? इजी सा क्वेश्चन है, वधु के जो स्पेलिंग है यहाँ पर गलत है, ठीक है। यहाँ छोटा हुआ है, यहाँ पर क्या बड़ा हुआ होना चाहिए था, तो यहाँ पर जो है वधु की स्पेलिंग गलत है, बाकी सारे आपके ठीक है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। निम्न से अशुद्ध बताना था, स्पेलिंग गलत बतानी थी, तो ऑप्शन डी वधु की जो है यहाँ पर छोटा ऊ लगाया था, बड़ा होना चाहिए था। 23 देखते हैं, निम्न में से किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है। तो बताइए आपको इसमें सही संधि पहचाननी है, ठीक है। 3 में आपकी गलत होगी और 1 में सही संधि विच्छेद होगी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, पीछे के पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं पूछ रहे कि हाँ आप कैसे आपको संधि विच्छेद बताना है कि हाँ कौन सा जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर आपको 4 संधि विच्छेद दे रखे, 3 गलत है और 1 सही वाला ढूंढना है। तो देखिए सारे पढ़ने पड़ेंगे। कपीश की संधि दे रखी है, आकृष्ट की दे रखी है, निधिहार की दे रखी है, दुर्निवार की दे रखी है। तो बताइए इसमें आपका जो है सही संधि विच्छेद किसका होगा? कपीश का, आकृष्ट का, निधिहा का, दुर्निवार का। तो बताइए 23 का राइट आंसर क्या है? 23 का जो राइट आंसर है वो है आकृष्ट। जो आकृष्ट है इसकी सही संधि दे रखी है यहाँ पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 24 देखते हैं, निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताइए। अब आपको जो है यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन ए है जितनी करनी वैसी भरनी। तो पहला तो पढ़ते ही पता लग गया, जितनी करनी वैसी भरनी क्या? जैसी करनी वैसी भरनी होती है, तो ये गलत ही है। बी देखते हैं, गुफा में बहुत अंधेरा था। सी दे रखा है पापा जल्दी वापस आ जाना। डी है अब लिख लिया जाए। तो बताइए इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, ठीक है, यहाँ पर जो है सही है। 24 का राइट आंसर क्या है? 24 का जो राइट आंसर है वो है गुफा में बहुत अंधेरा था, ये आपका सही वाक्य दे रखा है, बाकी तीनों गलत है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 25 देखते हैं, व्यापक शब्द का समानार्थक शब्द चुनिए। अब व्यापक का जो है आपको समानार्थक बताना है, तो समानार्थक शब्द भी पूछ लेते हैं। तो बताइए कौन सा है? विपुल है, विशुद्ध है, विविध है या विरल है। अब देखिए यहाँ पर जो है हाईलाइट ही हो गया आंसर, राइट आंसर क्या है? विशुद्ध, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी विशद है, ठीक है। व्यापक का यहाँ पर समानार्थक बताना था, तो वो ऑप्शन बी विशद है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये हमारे 10 हिंदी के क्वेश्चन थे। अब हम जो है 10 इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे। एंटोनिम सिनोनिम मोस्ट कॉमन है, एग्जाम में आते आते हैं। एंटोनिम बताना है डोरमेंट का, ठीक है। डोरमेंट का जो है एंटोनिम यानी अपोजिट क्या होगा? एक्टिव हो गया, मॉडर्न हो गया, परमानेंट हो गया, ट्रांसिएंट हो गया। डोरमेंट क्या हो गया? इनएक्टिव टाइप हो गया, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट है वो एक्टिव ही होगा। 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सिनोनिम बताना है मिसफॉर्च्यून का, तो जैसे कोई क्लैमिटी आ गई, जैसे हिमाचल में देखिए इतनी सारी बाढ़ बूढ़ आई तो मिसफॉर्च्यून हो गया, तो इसका जो है आपका क्या? इल्लक हो गया एक तरह से, ठीक है। तो इल्लक इसका जो है सिनोनिम हो गया। मिसफॉर्च्यून आपके साथ कुछ जो है दुर्घटना कुछ भी हो जाता है तो आपका जो है इल्लक है, ठीक है, मिसफॉर्च्यून है। 27 का राइट आंसर क्या है? 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखें 28, अ फिजिशियन हु डिलीवर्स बेबीज। अब उसे क्या बोलेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ फिजिशियन हु डिलीवर्स बेबीज, उसे हम क्या बोलेंगे? पेडियाट्रिशियन बोलेंगे, ऑब्स्टेट्रिशियन बोलेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट बोलेंगे या साइकियाट्रिस्ट बोलेंगे। तो बताइए अब फिजिशियन हु डिलीवर्स बेबीज उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? 28 का राइट आंसर क्या है? 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिशियन जो है इसका राइट वन वर्ड होगा, अ फिजिशियन हु डिलीवर्स बेबीज। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। और मैंने आप सभी के लिए पेपर 1 का एक कंप्लीट कोर्स भी बना रखा है। मान लीजिए आपको पूरी तरह से प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ हिंदी भी नहीं पढ़ रखी ढंग से, इंग्लिश में भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए हर एक टॉपिक की, जैसे हिंदी हो गया उसमें समास संधि हर एक टॉपिक पे, इंग्लिश में हो गया आपके सारे जो है एंटोनिम सिनोनिम हो गए, वन वर्ड हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए, ग्रामर हो गई कंप्लीट, उसका मैंने एक पूरा कोर्स बना रखा है। नीचे हमारा ऐप होगा, वहाँ पर सर्च करना HPPSC पेपर 1 कंप्लीट कोर्स, ठीक है। वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल जाएगी, हर एक चीज़ रहेगी।
ताकि आप एक स्मार्ट तरीके से जो है तैयारी कर सकें, क्योंकि पेपर 2 का मैंने आपको बताया सिलेबस बहुत वास्ट है। पेपर 2 के चक्कर में ऐसे है कि पेपर 1 की तैयारी नहीं की तो फायदा नहीं होगा, वो चेक की नहीं होगा, और पेपर 1 की ज़्यादा तैयारी कर ली और पेपर 2 की नहीं की तो मेरिट में नहीं पाओगे। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, उसके लिए जो है पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स बना रखा है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर जो पढ़ोगे उसी में जो है आपका एग्जाम कवर हो जाएगा। तो पेपर 1 का कंप्लीट जो है रिकॉर्डेड कोर्स जो है हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा। बाकी लाइव क्लासेस के लिए मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ, बस इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना 7018186561 में, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दे दूंगा। लाइव क्लासेस भी हमारी डेली होती है। 29 देखिए, देयर इज अ डर्थ ऑफ वुमेन डॉक्टर्स इन अवर स्टेट, वी शैल हैव टू रिक्रूट सम फ्रॉम द अदर स्टेट। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, देयर इज अ डर्थ ऑफ वुमेन डॉक्टर्स इन अवर स्टेट, वी शैल हैव टू रिक्रूट सम फ्रॉम द अदर स्टेट। यहाँ पर आपका जो है वुमेन डॉक्टर लिखा है, इसकी जगह आपको रिप्लेस करना है कि कौन सा आएगा। अब देखिए, वुमेन तो एक के लिए हो गया, जब आपका ई वाला यूज होगा तभी आपका जो है यहाँ पर होगा, ठीक है। तो वुमेन कौन सा, दो तो यहाँ बन गए, आगे डॉक्टर होगा या डॉक्टर्स आएगा। तो 29 का राइट आंसर क्या है, 29 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ठीक है, वुमेन डॉक्टर्स। देयर इज अ डर्थ ऑफ वुमेन डॉक्टर्स इन अवर स्टेट, वी शैल हैव टू रिक्रूट सम फ्रॉम द अदर स्टेट। 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, यहाँ पर आपको जो है रिप्लेस करना था। 30 देखिए, नरेन सेड वाई आर यू स्टिल वेटिंग हियर विनोद। अब ये क्या है, ये आपका नरेशन का है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो होता है आपका। तो इसमें आपको जो है बताना है इसमें कि हाँ नरेन ने कहा कि वाई आर यू स्टिल वेटिंग हियर, तो इसका आपको इनडायरेक्ट बताना है एक तरह से कि क्या होगा। नरेन आस्क्ड विनोद वाई ही वॉज स्टिल वेटिंग देयर, नरेन आस्क्ड विनोद दैट वाई ही वॉज स्टिल वेटिंग देयर, नरेन आस्क्ड विनोद वाई ही इज स्टिल वेटिंग देयर, नरेन आस्क्ड विनोद दैट वाई यू वेर स्टिल वेटिंग देयर। तो यहाँ पर आपका जो है ये नरेशन का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में दे रखा है, इनडायरेक्ट में जो बदलना है आपको। तो 30 का राइट आंसर क्या है, 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। क्यों होगा, देखिए वॉज का यूज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहे हो तो ऐसा एक तरह से पास्ट की चीज बता रहे हो तो यहाँ पर वॉज आपका यूज होना था। तो वॉज का यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ आपका वॉज नहीं था तो इसको डायरेक्ट काट दो, यहाँ पर भी देखिए वॉज का यूज नहीं हो रहा तो इसको भी काट दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, नरेन आस्क्ड विनोद व्हाई ही वाज स्टिल वेटिंग देयर। 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 31 क्या है, द टीचर पनिश द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। अब यहाँ पर क्या है, आपको एक्टिव से जो है पैसिव में बदलना है, ठीक है, एक्टिव वॉइस दे रखा है, इसको पैसिव में बदलना है। द टीचर पनिश द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। तो देखते हैं, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क हैड बीन पनिश्ड बाय द टीचर, द बॉयज वेर पनिश्ड बाय द टीचर हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वेर पनिश्ड बाय द टीचर, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वेर बीइंग तो यहाँ यूज होना ही नहीं चाहता तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही काट दो। न इसमें आपका एबीसी में से बताइए कौन सा होगा, तो एक्टिव से पैसिव में बदलना है। अब इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर क्या है वॉज आएगा या वेयर आएगा, प्लस क्या आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और प्लस जो भी आपका अदर एजेंट होंगे। तो देखिए वॉज वेयर कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पर वॉज जो है हमारा कहाँ पर यूज होता है, वेयर यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है, वेयर तो आ गया हमारा। अब वॉज देखना है हमने, वॉज कहाँ पर दे रखा है, वॉज भी यहाँ पर कहीं पर यूज हो नहीं रहा, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वेर पनिश्ड बाय द टीचर। 31 का राइट आंसर क्या है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। वेयर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर द बॉयज दे रखा है, ठीक है, सिंगुलर नहीं प्लूरल है, ठीक है, तो वेयर यहाँ पर यूज हो गया। तो वॉज वेयर मैंने आपको जो है इसके रूल्स होते, रूल्स अगर पता है तो इजीली आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर क्या है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वेर पनिश्ड बाय द टीचर। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 32 देखते, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। अब यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड डालना है आपको, क्या आएगा, इट डैश जैक्स बर्थडे 2 days ago, इट वॉज जैक्स बर्थडे, इट वेज जैक्स बर्थडे, इट इज जैक्स बर्थडे, इट आर जैक्स बर्थडे। तो आर और इस तो कोई सेंस बना नहीं रहे यहाँ पर। तो 32 का राइट आंसर क्या है, 32 का राइट आंसर वॉज है, इट वॉज जैक्स बर्थडे 2 days ago। नेक्स्ट देखते हैं 33 देखा है, राहुल सेड दैट ही वॉज नॉट अवर्स डैश द आइडिया। तो यहाँ पर बताइए, टू द आइडिया, फॉर द आइडिया, इन द आइडिया, ऑफ द आइडिया। तो बताइए, राहुल सेड दैट ही वाज नॉट अवर्स डैश द आइडिया, तो प्रेपोजिशन है यहाँ पर कौन सा, टू आएगा, ठीक है। राहुल सेड दैट ही वाज नॉट अवर्स टू द आइडिया। 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 34 देखते हैं, आई डिड नॉट डैश टू यूनिवर्सिटी येस्टरडे, आई डिड नॉट वेंट टू यूनिवर्सिटी, गो टू यूनिवर्सिटी, गॉन टू, गोइंग टू, तो गॉन और गोइंग ये तो आपके सी और डी तो पढ़ते ही गलत लग रहे। 34 का राइट आंसर क्या है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, आई डिड नॉट गो टू यूनिवर्सिटी येस्टरडे। 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 35 है, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब ये इडियम फ्रेजेस का आ गया आपका, आपको इसका मतलब बताना है, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो क्या मतलब है इसका, टू गिव लैटिट्यूड, टू शो कंपैशन,
टू मिस अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टेल अ सीक्रेट विदाउट इंटेंटिंग टू डू सो। तो बताइए, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो इसका जो है मतलब क्या होगा? 35 का राइट आंसर क्या है? टू टेल अ सीक्रेट विदाउट इंटेंडिंग टू डू सो। तो आपने कुछ सीक्रेट बता दिया, मतलब आप बताना तो नहीं चाहते थे, और बातों ही बातों में जो है एक सीक्रेट आपने जो है वो बता दिया। तो टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब है टू टेल अ सीक्रेट विदाउट इंटेंडिंग टू डू सो। 35 का आंसर ऑप्शन डी है। तो ये सारे हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन थे। अब जो है हम नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स करेंगे। इसमें अभी तक जो है पता नहीं है कि हमारा जो है करंट अफेयर तो आएगा ही आएगा, मगर इंडियन जीके आएगा या नहीं आएगा। तो जैसे ही पीजीटी का किसी और का एग्जाम होगा, मान लीजिए किसी कॉमर्स का हो गया, मैथमेटिक्स का, जिनका पहले हो गया, उससे हमें पता लग जाएगा कि करंट अफेयर ही डालने वाले 15 क्वेश्चन या उसमें थोड़े इंडियन जीके भी मिक्स करेंगे। अब मैंने तो इंडियन जीके मिक्स किया है, बाकी कंफर्म नहीं है, करंट अफेयर पूरा भी आ सकता है या फिर इसमें इंडियन जीके भी जो है मिक्स कर सकते हैं। तो ये तो जब तक पेपर होगा नहीं तब तक हमें पता नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तक इस पैटर्न में जो है एक भी एग्जाम नहीं हुआ है। पेपर 1 अभी आपका एक भी नहीं हो रखा, नए पैटर्न निकाल रखे कि यहाँ क्लास 3 के लिए 2 एग्जाम होंगे, तो पेपर अभी तक हुए नहीं तो हम कुछ बता नहीं सकते। बाकी देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है करंट अफेयर के। 36 देखिए, वेयर डिड द जीटेक्स ग्लोबल 2023 द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप शो टेक प्लेस। तो विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, कौन सा है? जीटेक्स ग्लोबल 2023 जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप शो है। ये कहाँ पर हुआ? दुबई में तो हुआ है, बट दुबई में स्पेसिफिक जगह पूछिए। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड दुबई हार्बर, दुबई मॉल या दुबई मरीना। तो बताइए कहाँ पर हुआ है जीटेक्स ग्लोबल 2023, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का और स्टार्टअप का जो है सबसे बड़ा शो। ठीक है, 36 का राइट आंसर क्या है? 36 का आंसर ऑप्शन बी है, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड दुबई हार्बर में जो है ये हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 37। Recently, Indian origin professor Dr. Jyoti Gupta received the prestigious Spinoza Prize in the Netherlands. What does the Spinoza प्राइज रिप्रेजेंट? तो हाल ही में भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जयती गुप्ता जो है, इन्हें जो है क्या मिला है? प्रेस्टिजियस स्पिनोजा प्राइज, जो कि नीदरलैंड ने उन्हें दिया है। तो ये स्पिनोजा प्रोजेक्ट जो प्राइज है किससे रिलेटेड है? तो बताइए किससे रिलेटेड है? अ ग्लोबल इन्वायरमेंट रिकॉग्निशन, द हाईएस्ट हॉनर इन डच साइंस एंड इंडियन साइंटिफिक अचीवमेंट, अ डच कल्चरल अवार्ड। तो बताइए जो स्पिनोजा प्राइज है ये किससे रिलेटेड है? 37 का राइट आंसर क्या है? 37 का जो राइट आंसर है वो ये है, द हाईएस्ट हॉनर इन डच साइंस। तो जो डच साइंस है उसका हाईएस्ट हॉनर है, और ये किसको दिया गया है? डॉक्टर ज्योति गुप्ता को दिया गया है। ठीक है, 37 का राइट आंसर क्या है? 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, जयता गुप्ता को जो है ये दिया गया है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं 38 क्या देखा है? व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ द कॉटन लॉन्च्ड बाय यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड का नाम क्या है? ठीक है, जो कॉटन लॉन्च किया गया है, नए ब्रांड नेम से लॉन्च किया है यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने, उसका नाम क्या है? कस्तूरी कॉटन भारत, क्रिया कॉटन भारत, टेक्सो कॉटन भारत या नामो कॉटन भारत। तो 38 का राइट आंसर क्या है? 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कस्तूरी कॉटन भारत। ठीक है, जो कॉटन लॉन्च किया गया है, नए ब्रांड से लॉन्च किया गया है यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने, उसका नाम क्या है? कस्तूरी कॉटन भारत। 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 39 देखते हैं, विच इंडियन एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड इट्स विक्रम 1 ऑर्बिटल रॉकेट इन अक्टूबर 2023। तो अक्टूबर 2023 में किस भारतीय एरोस्पेस संगठन ने जो है अपना विक्रम 1 जो है ऑर्बिटल रॉकेट जो है इसे अनवील किया है? ठीक है, दिखाया है कि हमने ये ऑर्बिटल जो है बना रखा है। कौन सा? विक्रम 1। तो बताइए किसने बना रखा है? सिंपली बोल रहा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने बना रखा है, भारत मिक्स लिमिटेड ने, स्काई रूट एरोस्पेस ने या भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। तो बताइए विक्रम 1 ऑर्बिटल जो है रॉकेट ये किसका है? एक तरह से किसने से जो है अनवील किया है? 39 का राइट आंसर क्या है? 39 का जो राइट आंसर वो है स्काई रूट एरोस्पेस। तो स्काई रूट एरोस्पेस है जो है उसने विक्रम 1 ऑर्बिटल रॉकेट जो है बनाया है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 40 देखते, व्हाट इज द न्यू अवार्ड इंस्टीट्यूटेड टू हॉनर साइंटिस्ट इन इंडिया। तो भारत में वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए स्थापित नया पुरस्कार क्या है? तो जो भी इंडिया के साइंटिस्ट होंगे उन्हें जो है सम्मानित करने के लिए एक नया अवार्ड बनाया गया है। तो सिंपली उस अवार्ड का जो है नाम पूछ रहे हैं। पीएम विज्ञान पुरस्कार, भारत विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार या दीनदयाल विज्ञान पुरस्कार। तो 40 का राइट आंसर क्या है? 40 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो जो भी साइंटिस्ट होंगे इंडिया में उन्हें हॉनर करने के लिए एक नया अवार्ड बनाया गया है जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 41 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इनमें से किसका जो है उपयोग भारत में मानव विकास के संकेत के रूप में जो है नहीं किया जाता? तो बताइए किसका नहीं किया जाता? जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, एक तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी होता है, तो उसमें
कौन सा इंडिकेटर जो है यूज नहीं किया जाता, तो बताइए कौन सा यूज नहीं करते। इंक्रीज इन टोटल फर्टिलिटी रेट, हाँ इसको करते हैं। इंक्रीज इन क्रूड डेथ रेट, तो ये तो मैंने सुना नहीं क्या चीज़ है। इंक्रीज इन फीमेल लिटरेसी रेट, हाँ जी ये भी है। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, तो ये तीनों ही यूज होते हैं। इंक्रीज इन क्रूड डेथ रेट जो है ये यूज नहीं होता, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक इंडिकेटर नहीं है इंडिया में। 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 42 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, तो भारत में आपको बताना किस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जो है जैव विविधता पाई जाती है। तो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, इंडियन डेजर्ट रीजन में। तो 42 का राइट आंसर क्या, 42 का जो राइट आंसर है वो है नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है जैसे मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट वाले जो है एरिया इंडिया का, तो यहाँ पर जो है हाईएस्ट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 43 देखते, द परसेंटेज ऑफ टोटल अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इज, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। अब ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर का कोई क्वेश्चन था, वहां से मैंने उठा के यहाँ डाल दिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर इंडियन जीके इन्होंने डाली, आप सभी को होता है 15 क्वेश्चन है, उसमें करंट अफेयर भी डालनी, इंडियन जीके भी डालनी, पर इंडियन जीके तो इतनी वास्ट है, कुछ भी डाल सकते हैं। इंडियन जीके तो हम पता ही नहीं कर सकते कि क्या डाल देंगे, या तो इजी डाल देंगे या तो मुश्किल डाल देंगे। इजी डाल दिया तो कर लेंगे, मुश्किल में तो है कुछ भी डाल सकते हैं इंडियन जीके, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। तो होप तो ये करेंगे कि करंट अफेयर ही डाले, बाकी अगर गलती से डालते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। 43 देखिए, अब देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल शहरी जनसंख्या कितनी है, तो कितनी है, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। 43 का राइट आंसर क्या, 43 का जो राइट आंसर है वो है 31.16%। तो उम्मीद तो करेंगे करंट अफेयर ही डाले, करंट अफेयर तो पढ़ेंगे, करंट अफेयर तो आनी ही आनी है, मगर इंडियन जीके का अभी कंफर्म नहीं है। 44 देखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, तो आपको बताना है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो बताइए कब हुई थी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अब लार्ज स्केल में सैंपल लेने हो, जैसे एम्प्लॉयमेंट का डाटा लेना हो, तो कौन लेगा, नेशनल सैंपल सर्वे ही जो है लेता है। तो इसकी जो है स्थापना कब हुई थी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की, 1950, 1951, 1947, 1948। तो 44 का राइट आंसर क्या है, 44 का जो राइट आंसर है वो है 1950। तो 1950 में जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की जो है स्थापना हुई थी। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। मान लीजिए कोई हेल्थ का डाटा लेना है, तो लार्ज स्केल में जब लेना हो तो कौन लेगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस लेगा। ये कब 1950 में जो है गठित किया गया था। 45 देखिए, इन विच ईयर वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास, तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा जो है अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर से उठाया। तो बताइए कब हुआ था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास। 45 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन आपके सामने, 45 का जो राइट आंसर है वो है 2005। तो 2005 में जो है ये पास हुआ था। 46 देखते हैं, द एक्रोनिम UNFCCC रिप्रेजेंट, तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि UNFCCC, इसके जो है आपको फुल फॉर्म बतानी है एक तरह से। तो UNFCCC इसकी फुल फॉर्म क्या है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या क्या दे रखे हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर क्लाइमेट कंट्रोल, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। लास्ट में भी यही चीज देखिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, फॉर नहीं होगा, ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो इतनी बारीकी से जो है चीजें डाल देते हैं, प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। अब देखिए ऑन और फॉर ही लिखा है बस, तो एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए, तभी आप आंसर जो है इसका बता सकते थे। 47 देखिए, जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्टर्स, श्वेतांबर एंड दिगंबर ड्यूरिंग द राइन ऑफ, तो जो है जैनिज्म होते हैं, जो जैन धर्म के लोग होते हैं, उनको जो है दो समुदाय में जो है बांट दिया गया था। कौन सा, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये किसके दौरान हुआ था, ठीक है, कौन थे उस समय जो राजा होते थे, नंदास थे, मौर्यास थे, कुशनास थे या शुंगास थे। तो 47 का राइट आंसर क्या है, 47 का जो राइट आंसर है वो है मौर्यास। तो मौर्यास के टाइम पे जो है जैनिज्म को दो सेक्टर में डिवाइड किया गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 48 देखते, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो महाराष्ट्र के राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग जो है उसकी कार्रवाई कौन शुरू कर सकता है। तो बताइए कौन कर सकता है, सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा, एनी विधानसभा या इधर ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो महाअभियोग है प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर स्टार्ट करना है तो कौन सा हाउस कर सकता है, लोकसभा, राज्यसभा या दोनों ही। तो 48 का राइट आंसर क्या है, 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, चाहे लोकसभा जो है वो भी स्टार्ट कर सकता है, बाद में जो है दूसरा हाउस वेरीफाई करेगा, या फिर जो राज्यसभा है वो भी स्टार्ट कर सकता है, दूसरा हाउस जो है वेरीफाई करेगा। तो किसी भी हाउस में जो है महाभियोग जो है स्टार्ट किया जा सकता है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 49 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब जो है
वैलीज है इनको आपको जोड़ना है, ठीक है। टॉन्स वैली कहाँ है, टॉन्स वैली क्या उत्तराखंड में है, कम्बन वैली कहाँ पर है, नोरा वैली कहाँ पर है, आपको इन्हें जो है कनेक्ट करना है। अब टॉन्स जो रिवर है वो उत्तराखंड में जाती है, तो टॉन्स वैली भी कहाँ है, ये उत्तराखंड में होगी। फर्स्ट का जो है उत्तराखंड ठीक जुड़ा हुआ है। कम्बन वैली कहाँ है, ये तमिलनाडु में, और न्योरा वैली कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में। तो तीनों ही जो है आपके सही है यहाँ पर। तो 49 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 49 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 1 2 3, ठीक है। तीनों ही यहाँ पर ठीक है, तीनों ही करेक्टली मैच है। टॉन्स वैली उत्तराखंड में, कम्बन वैली तमिलनाडु में, न्योरा वैली जो है वेस्ट बंगाल में। 50 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस द वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। तो निम्न में से किसने जो है विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की थी, तो बताइए किसने की थी ये जारी। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल ने, द वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, या द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। तो बताइए किसने जो है रिपोर्ट जो है पब्लिश की थी, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। तो 50 का राइट आंसर क्या है, 50 का जो राइट आंसर है वो है द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इसने ये रिपोर्ट निकाली थी, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे। कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन जो है आपके ठीक हो रहे हैं। मॉक टेस्ट और भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जो हमारा चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। हिमाचल में कोई भी रिक्रूटमेंट आती है, कोई भी न्यू अपडेट आती है, हम सबसे पहले जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। 22,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ वहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर कुछ बुरा लगा होगा तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं उसे जो है अच्छा करने की कोशिश करूंगा। और फ्री में भी आपके लिए जो है मॉक टेस्ट लाता रहूंगा यूट्यूब में। बाकी किसी ने पेड लेने होंगे तो नीचे हमारे ऐप का लिंक दे रखा है, और ऑनलाइन कोचिंग या स्टडी मटेरियल के लिए जो है आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को मैं इतने रखता हूँ, बाकी आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।